नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों आपको याद होगा जो हमने लास्ट क्लास में ये तीन चीज़ें की थी अपने पास कि जो प्लानिंग कमीशन है वो तीन तरीके के प्लान बनाती है। तो 5 ईयर प्लान बनाती है, एक उसने 20 पॉइंट प्लान बनाया और एक MP लेड बनाया। लास्ट क्लास में मैंने आपका 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे 20 पॉइंट प्लान और करेंगे MP लेड, दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ आपसे टू द पॉइंट बात करूंगा, इन डेप्थ में जाऊंगा और पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम प्लान। दोस्तों 20 पॉइंट प्रोग्राम प्लान क्या था? ये 1975 में लाया गया था। इसको लाने के पीछे का रीजन ये था कि देखो पंचवर्षीय योजनाएं तो 5-5 साल की योजनाएं हैं, बट इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसी योजनाएं चलानी पड़ेंगी जिसको देखकर इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो रुके ना। कहते हैं ना कि आपके पास प्लान ए है तो प्लान बी भी आप बना के रखोगे, अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं है तो प्लान बी भी करते रहो और टाइम आने पे आप एक साथ भी दोनों को चला सकते हो। ठीक उसी तरह से इंदिरा गांधी ने क्या सोचा है कि हम साइड बाय साइड एक दूसरा प्लान बनाएंगे जिसको बोलेगा TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब आप इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है ये सेंट्रल प्लान है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि ये सेंट्रल प्लान है, मतलब कि इसको पूरा देख रेख कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं हुआ। तो ये सेंट्रल प्लान प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था जुलाई 1975 में। इस प्रोग्राम के तहत क्या बोला गया था? हम मॉनिटरिंग करेंगे जो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स आती है और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करना लोगों की, और लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना, लोगों की गरीबी को दूर करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, रूरल एरियाज में उनको घर में हेल्दी रहना और एजुकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराना इनका बेसिक मोटिव था। लेकिन अब जैसे नाम से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर 20 प्लान की बात की गई होगी। जी हाँ दोस्तों, ये रहे वो 20 प्लान। इस बुक में जो आपकी रमेश सिंह वाली बुक है इसमें 20 प्लानों के नाम नहीं लिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है। ठीक है, 20 पॉइंट प्लान। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम गांव से पॉवर्टी को रिमूव करेंगे, अटैक ऑन रिमूवल पॉवर्टी। दूसरे इन्होंने कहा कि हम अपने पास एग्रीकल्चर को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, उस पर हम कई सारे स्कीम्स या कई सारे प्लान्स लेकर आएंगे। इन्होंने कहा कि हम इरिगेशन के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं। जैसे पहले क्या होता था, किसान लोग जो होते थे वो इरिगेशन के लिए रेनी सीजन पर डिपेंड होते थे। अब बारिश का क्या है, आज है कल नहीं है, तो ऐसे में तो जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो उनकी रेन की जो डिपेंडेंसी उसको कम करने के लिए बहुत सारे नदी नाले नहर के थ्रू पानी को लाया गया, बहुत सारे डैम्स बनाए गए जिससे गाँव में पानी दिया जा सके खेतों में। तो ये था आपका इरिगेशन वाटर। ठीक है, इसके बाद बिगेस्ट हार्वेस्ट के प्लांट्स लगाए गए। लैंड रिफॉर्म की सुविधा दी गई। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है जैसे आपका जैसे आप देख सकते हो जमींदारी सिस्टम हो गया, लैंडलॉर्ड सिस्टम हो गया, इसको एबॉलिश करने की कोशिश की सरकारों ने इस प्लान के तहत। स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल लेबर, रूरल एरियाज में रहने वाले लेबर्स को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी उसके लिए कई सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे आप जानते हो पानी ही नहीं बल्कि पीने लायक पानी हर इंसान को प्रोवाइड करवाना। हेल्थ फॉर ऑल, जितने भी लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। 2 चिल्ड्रन होम, हम दो हमारे दो, आपने ये स्कीम सुनी हुई। देखो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्कीम बनाई नहीं है, बट बोला जाता है, स्लोगन दिया जाता है हम दो हमारे दो, जिसके तहत लोगों को ये समझ आए कि 2 ही बच्चे करने चाहिए। कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे अगर 2 बच्चों पे लगाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन 10 बच्चे करोगे तो उतनी ही पैसा अगर 10 बच्चों में लगाओगे तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर शेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे। इस टाइप के कुछ प्लान और कैंपेन्स चलाए गए। 10th इसमें पॉइंट था एक्सपेंशन ऑन एजुकेशन। ये एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे और खास तौर पे इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन तो बिल्कुल ही ज़्यादा फ्री कर दी थी कि हर किसी को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन मतलब 8th क्लास तक की जो सर्विसेज है वो तो बिल्कुल आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। जस्टिस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट, जो ST SC के जो कास्ट के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को खत्म करने की इसमें पूरी कोशिश की गई। वुमेन्स को इक्वालिटी पर लेकर आने की बात की गई। फेमिनिज्म को बढ़ाने की कोशिश की गई कि फीमेल्स जो लोग हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में उसको बढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया गया। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन की एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज इंट्रोड्यूस की जो खासतौर पे वुमेन्स के लिए बनाई गई थी। इसके बाद बात की जा रही है हाउसिंग फॉर पीपल। हर इंसान के पास अपना घर और झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, जिसकी वजह से बाढ़ बरसात आती है तो वो लोग उनकी तबीयत खराब हो जाती है, डेथ रेट बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में घर की सुविधा प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। इंप्रूवमेंट फॉर स्लम्स, जो स्लम के इलाके हैं जिनके अंदर बेसिक सुविधाएं नहीं है
हैं उनकी बेसिक सुविधाएं उनके स्लम तक प्रोवाइड करवाना। जैसे स्लम क्या होता है, जंगलों में या झाड़ियों में कहीं पर होती है जहाँ पर ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं होती, तो उन स्लम्स को डेवलप करने के लिए रोड्स बनवाना, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन जैसी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करवाना, इस पर फोकस किया गया। यहाँ पर न्यू स्ट्रेटेजिक फॉरेस्ट्री की बात की गई कि फॉरेस्ट को डेवलप करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट से ही कहीं ना कहीं हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कड़ी है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से चाइना और यूएसए को हमने देखा, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हरासमेंट की एनवायरनमेंट की, उन्होंने खूब सारे कार्बन एमिशंस किए, खूब सारे जो आपके गैसेस होते हैं उनका उत्पादन किया, जिसके से एनवायरनमेंट में ओजोन डिपल्शन या ग्लेशियर का मेल्ट होना जैसी चीज़ें देखी गई। इनको दूर करने के लिए एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के लिए एक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, और तभी हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या किया, लॉन्च किया। इसके तहत कंसर्न फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को क्या किया, प्रोटेक्शन दिलवाई गई। हमने क्या किया, एनर्जी फॉर द विलेजेस, जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं उनको एनर्जी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई इस प्लान के तहत। आर रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनको इस तरीके से काम करने के लिए बोला गया कि जिससे लोगों को क्या मिले, आसानी मिले, उनको सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। तो ये 20 बेसिक पॉइंट थे जो कि 1975 में लॉन्च किए गए थे, ताकि हम लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए, हम इकोनॉमी को एज अ नेशन, एज अ डेवलप्ड नेशन क्या कर पाए, उसको बना पाए। और इसी का नाम रखा गया 20 पॉइंट प्रोग्राम। आई होप आपने इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूरा आप नोट कर लेना, क्योंकि रमेश सिंह की जो बुक हम फॉलो करें अपनी इस सीरीज में वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या था कि कुछ बीच में प्लान और जोड़े गए, जैसे 65 टारगेट और 20 और प्लान जोड़े गए, मतलब कुल मिला के 86 प्लान हो गए, जिसको मेजर जो चेंज आया था वो 2006 में आया था, इसीलिए इसे TPP 2006 बोला था। मतलब टी का मतलब हो गया 20, PP का मतलब होता है पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था। अब क्या था कि इसको जो है जब ये प्रोग्राम बड़े लेवल पर आ गया तो ज़रूरत थी इसको एक मॉनिटर करने की। तो मॉनिटरिंग का काम किसने किया, नेशनल कमीशन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ UPA गवर्नमेंट। ये देखो UPA गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत क्या होगा, मॉनिटरिंग का काम यहाँ पर किया जाएगा। और इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या किया गया, डायरेक्ट अटैक किया गया। अब आप देखो ये जितने भी पॉइंट्स आपने अभी तक देखे, इस पॉइंट को देख के आपने एक चीज़ नोटिस की कि फोकस रूरल एरिया पे कर रहे हैं। ये अर्बन एरिया पे कर तो रहे हैं लेकिन उतना नहीं जितना ये रूरल एरिया पे फोकस कर रहे हैं। तो उनका डायरेक्टली अटैक किस पे पड़ा, रूरल पॉवर्टी पे पड़ा, कि गांव से गरीबी को दूर करें। इन्होंने गांधीजियन अप्रोच को अपनाया कि अगर गांधी जैसे बोलते थे ना कि गांव को विकसित कर दो तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। ये उस सीरीज को उस स्लोगन पर बात कर रहे थे, और उनका जो स्लोगन था वो क्या था, गरीबी हटाओ, गरीब नहीं हटाओ, गरीबी को हटाओ। आई बात समझे, तो इसको नाम दिया गया 20 पॉइंट प्रोग्राम। आई होप आपको 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं MP लेट्स की। MP लेट्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मिनट, हाँ देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब ये स्कीम क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, ये स्कीम के तहत क्या चीज़ होती है। अच्छा एक बात सुना मेरी, बड़े ही ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर हम बात करें, ये है आम पब्लिक यानी हम लोग, ठीक है, और सबसे ऊपर बैठे हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, CG जिसे बोलते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी है, उनकी पूरी जो कैबिनेट की टीम है, मंत्रिमंडल, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये जो है ये क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर होते हैं। ये क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और एग्जीक्यूशन तो कोई और करता है। तो जब भी प्लान बनाते हैं क्या लगता है, डायरेक्टली इनके लिए बनाए जाते हैं। देखो बनाए तो इनके लिए जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली नरेंद्र मोदी आके आपको नहीं बोलेंगे कि आज का राशन तुमने लिया नहीं लिया आधार कार्ड से, ये नहीं बोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डेलीगेट किसको कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट को कर देती है। जो 28 हमारे स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर 28 स्टेट है जिनमें 28 गवर्नमेंट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, उन 7 के अंदर भी 2 पार्टीशन है। 2 में तो आपकी गवर्नमेंट है दिल्ली और पुडुचेरी, और 5 में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ्स के द्वारा ये चीज़ें संभाली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट का मतलब होता है बांट देना, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को बांट दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा, वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पावर्स को अपने नीचे के लोगों को बांट दिया। MP को बांट दिया, MP ने MLA को बांट दिया, MLA ने पंचायत को बांट दिया, फिर ये आम पब्लिक तक पहुंचा। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लान को यहाँ तक पहुंचाने के लिए इतनी सारी कड़ियों से गुजरना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जब हम प्लान बनाते हैं तो फंड्स की ज़रूरत होती है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया कि मान लो 2022 के बजट के सेशन में इन्होंने क्या कि एजुकेशन पर हम 22 लाख करोड़ इतने रुपए खर्च करेंगे। अब 22 लाख करोड़ क्या हम सीधा पब्लिक को दे दे जाके, नहीं, वो क्या करते हैं, पहले 28 राज्यों में बांट देते हैं, यूनियन टेरिटरीज में बांट देते हैं, फिर यही 28 राज्य के लोग किस में बांट देते हैं, MP में बांट देते हैं, फिर MLA में, फिर ये आम जनता तक पहुंचता है। अब क्या होता है कि अगर मान लो बीच में किसी MP को बीच में कोई डेवलपमेंट काम करवाना है अपने एरिया के अंदर, ठीक है, या MLA को अपने यहाँ एरिया में कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करानी जिसकी जरूरत हमें आज है,
बट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं बनाया। तो ऐसे में क्या वो काम होगा? नहीं होगा। तो कहा गया कि हर साल हम एमपी को 5 करोड़ रुपए देंगे। ध्यान से सुनो, मैं अभी आपको जो डिस्कस करवा रहा हूँ वो एमपी लेट्स है, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ और ये रियलिस्टिक एग्जांपल है। कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हर साल 5-5 करोड़ रुपए देंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या 5 करोड़ देने का? कि जितने भी एमपीज का जो एरिया पड़ता है उस एरिया के अंदर अगर उन्हें लगता है कि हाँ डेवलपमेंट काम रुका पड़ा है पैसों की वजह से, तो वो अपना इस पैसे को उस जगह पर यूज करके डेवलपमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या बनाया गया? एमपी लेट बनाया गया, एमपी लेट्स बनाया गया। आपको बात है समझे, जिसमें हम डायरेक्टली फंड्स किसको प्रोवाइड करा देंगे? एमपी को। पहले ये जो अमाउंट था ये पहले था 5 लाख, लेकिन फिर इस अमाउंट को बढ़ा के कर दिया गया अपने पास 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से हुआ 2 करोड़ और 2 करोड़ से हुआ 5 करोड़। यानी आज की डेट में अगर मैं बात करूं 2022 में, तो ये 5 करोड़ की रकम है जो हर एमपी को हर साल दी जाती है। यानी एक एमपी का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, तो हर एमपी को कितने मिल जाते हैं? अराउंड आप मान के चलो 5 साल का होता है तो 25 करोड़ रुपए उसे मिल जाते हैं पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए। आई बात समझे? अब ये जो पैसा होता है ये कैसे आता है मैं आपको बताऊं। चलो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, आपको जानने में इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो क्या करती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा किसको देती है? पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अब देखते हैं कि उनके असेंबली में, जैसे अगर हम बात करें, चलो वो लोकसभा राज्यसभा की बाद में बात करेंगे, ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एमपी हैं उनको ये 5 करोड़ रुपए देने, तो ये एमपी को डायरेक्टली नहीं देते। सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये पैसा एलोकेट कर देती है, जो आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, उनको ये पैसा दे देती है। और फिर ये एमपी इनको अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ ये डेवलपमेंट होने जिसमें इतना पैसा खर्च होना है, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप एक रिपोर्ट बना के हमें सबमिट करो, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा एलोकेट कर देंगे, मतलब पैसा दे देंगे। मतलब 5 करोड़ इस एरिया के जो आईएएस होगा उसके पास आएगा, फिर इसको ये पैसा एमपी से लेना पड़ेगा, मतलब एमपी को आईएएस से पैसा लेना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरी कड़ी है। ऐसा नहीं कि एमपी के डायरेक्टली खाते में डाल दिया जाएगा पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी क्या है मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जो 2021 चल रही है इसमें कोरोना वायरस, जैसे 2020 में कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 जब आया था तो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तो कहा गया कि अभी एमपी को हम रुपए नहीं देंगे, जो 5 करोड़ है वो नहीं देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए इस प्लान को स्थगित कर दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2020 और 21 के लिए स्थगित कर दिया कि किसी भी एमपी को 5-5 करोड़ रुपए जो हर साल दिया जाता है वो फंड नहीं देंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा इससे गवर्नमेंट ने कितने पैसे बचा लिए होंगे, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ गवर्नमेंट ने कितने पैसे बचा लिए होंगे। मैं आपको बताऊँ लोकसभा के अंदर 545 प्लस 245 सीटें यानी कुल 790 सीटें हैं, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 542 प्लस 238 सीटें यानी कुल मिला के इसमें 780 सीटें हैं। तो कुल यहाँ पर जो सीटें बनी वो आपकी बन गई 780। ठीक है, अभी हम इसकी इस डेटा की बात करें 780 सीटें। अब देखो जो ये 780 सीटें हैं, अब इन 780 सीटों की बात करें तो 5 करोड़ हर एमपी को दिया जाता है। ये सारे क्या है? एमपी है, 780 एमपीज हैं, 5 करोड़ दिया जाएगा तो ये आपको बनेगा 3900 करोड़ रुपए। यानी एक साल में गवर्नमेंट ने 3900 करोड़ रुपए बचा लिए। 2 साल के लिए प्लान स्थगित किया गया यानी 7800 करोड़, और साथ में सभी एमपी, सभी एमएलए, सभी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, उन सबकी सैलरी 30% से कम कर दी 2 सालों के लिए। 30% की सैलरी कम कर दी 2 सालों के लिए, यानी ऑन एन एवरेज वहां से इन्होंने 1000 करोड़ रुपए और इकट्ठे कर लिए होंगे। तो कुल मिला के 8800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने बचा लिए, और इस 8800 करोड़ को वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेंगे? हॉस्पिटल्स के ऊपर, कोविड से निपटने के लिए। अब देखो आपको पहले लग रहा था 5 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन जब हमने इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन की तो ये पाया कि भाई ये तो फिगर कितनी बन गई? 8800 करोड़ की बन गई। तो अभी फिलहाल 2 साल के लिए इसको रोक दिया गया है, इसको बाद में रिन्यू कर देंगे 2021 के बाद से। ठीक है, 2022 में इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। तो अब देखो एमपी लैंड, अब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपने इसकी हिस्ट्री जान ली ना, तो आप बुक से देखो, रीडिंग लगाओ तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। साफ साफ लिखा है फुल फॉर्म, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इज द लास्ट ऑफ सेंट्रल प्लान। ये सेंट्रल प्लान की लास्ट स्कीम है, क्योंकि सेंट्रल प्लान की पहली स्कीम थी पंचवर्षीय योजना, दूसरा था ये जो अब 20 पॉइंट प्रोग्राम है, और तीसरा था एमपी लैट्स। और ये स्कीम कब लॉन्च की गई? दिसंबर 23, 1993। आपको पता है मेरा जो बर्थडे आता है वो 22 दिसंबर को आता है, उसके अगले दिन इसको लॉन्च किया गया। आप ऐसे डेट याद कर लेना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए जाते थे? 5 लाख रुपए, एमपी को 5 लाख रुपए दिए जाते थे। फिर इस रकम को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया, फिर इस रकम को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 5 करोड़ कर दिया गया सन 1997 और 98 के अंदर, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई। तो आज के डेट में जो 5 करोड़ रुपए वो हर एमपी को हर साल दिया जाता है, महीने नहीं होते, हर साल दिया जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एमपी
एमपी ग्लैड कि अगर मान लो उनके एरिया के अंदर कोई भी डेवलपमेंट काम होना है तो एमपी के पास एटलीस्ट पैसा होना चाहिए, इसके लिए ये फंड गवर्नमेंट उन्हें अलग से प्रोवाइड करवा देती है। लिखा हुआ है अंडर द स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड सम वर्क, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपना कुछ काम रिकमेंड करना पड़ेगा आईएएस को, ताकि हम देख सकें कि वो किसके लिए पैसा कर रहे हैं। फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी ये कंसर्न किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले तो आईएएस के पास लेकर जाना पड़ेगा। फिर आईएएस उसको देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली बात करेगा कि हाँ ये ज़रूरी है नहीं, और फिर उनको वो पैसा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई बात समझे। अब इस प्लान के तहत ये सारे जो पॉइंट्स आप देख सकते हो, इनको आप खुद भी पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास नहीं है। मनरेगा वगैरह के प्लान में भी जब पैसों की कमी पड़ी तो यहीं से इस पैसे को एमपी एमएलए ने क्या किया, एमएलए नहीं बोलूँगा, एमपी बोलूँगा, एमपी ने यहाँ से ही पैसा विड्रॉ किया था, अपना पैसा इसमें इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो टारगेट था हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम और एमपी लैट्स, वो आपको पूरा क्लियर हो गया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी जो हमारी ये सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमी जो है रमेश सिंह की, वो पूरी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस बुक के 21 के 21 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज हमने 5th चैप्टर के कुछ पॉइंट्स, ये 5th चैप्टर अपने आप में एक बहुत लंबा चैप्टर है और हम पूरी बुक को कवर करेंगे छोटी छोटी वीडियोस बना के टॉपिक वाइज, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। और मैं आपको बता दूं सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और दोस्तों अगर आप एडिशनल क्लासेस चाहते हैं, कोई कोर्स हमसे लेना चाहते हैं, एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स ईजी है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेस हैं, जो भी पसंद है आप उसमें अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें इनिशिएट मिलता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।